अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ के बारे में है। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें जैसे सीएसएस है, तो उसमें अगर हम सीएसएस के पास पेपर्स देखें तो ये क्वेश्चन आपका तकरीबन हर साल रिपीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2014, 15, 16, 17 को छोड़ के 18, 19 और 20 ये सारे सालों में ये जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ का ये रिपीट हुआ है। इसी तरह लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लॉ के जो अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें, जैसे लॉ के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भी टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ को पढ़ने से पहले हमें आर्टिकल 26 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ को देखना होगा कि जो आर्टिकल 26 है वो ये कहता है कि एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय देम इन गुड फेथ। अच्छा, अब हर ट्रीटी बाइंडिंग है और उसको परफॉर्म करना भी लाजमी है। आर्टिकल 26 इसको ऑब्लिगेटरी बनाता है। अब कोई भी ट्रीटी टर्मिनेट कैसे होती है? टर्मिनेट का मतलब कि वो ट्रीटी ख़त्म कैसे हो सकती है, उसके डिफरेंट मेथड्स भी इसी वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ ऑफ 1969 ने दिए हैं। अब अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो आर्टिकल 42 क्लॉज 2 ऑफ वियना कन्वेंशन कहता है द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटी इज डिनाउंसिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ अ पार्टी may take place only as a result of application of the provisions of the treaty or of the present convention। अब अगर तो जो ट्रीटी है उसके अंदर एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं इसके बारे में कि ट्रीटी टर्मिनेट कैसे की जाएगी, तो वो अप्लाई हो रही हैं। अगर वो नहीं अप्लाई हो रही तो फिर प्रोविजंस ऑफ दी प्रेजेंट कन्वेंशन, यानी कि प्रेजेंट कन्वेंशन से मुराद 1969 वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज की बात है। तो अगर हम मेथड्स को देखें, मींस को देखें कि टर्मिनेशन कैसे हो सकती है, तो ये 8 जो मींस हैं जो कि वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज ने दिए हैं। सबसे पहले आपकी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी है, कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज हैं, उसके बाद इम्प्लाइड राइट भी उनके पास होता है पार्टीज के पास कि वो विड्रॉ कर सकें। उसके बाद मटेरियल ब्रीच की बात आती है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस की बात है कि जब इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं कि अगर नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी आती है या फिर बाय द मिस्टेक ऑफ द पार्टी इम्पॉसिबिलिटी आती है। इसी तरह फंडामेंटल चेंज आ जाता है सर्कमस्टांसिस के अंदर, जिससे ऑब्लिगेशंस चेंज हो जाती हैं, उससे कॉन्सेंट के वो सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं। इसी तरह इमरजेंस अगर नया जुस्कॉजेंस आ जाता है या फिर आउटब्रेक ऑफ द वॉर आ जाता है। तो ये सारे 8 जो कंडीशंस हैं, मीन्स हैं टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज के, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सब पहले हमारे पास जो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी है कि एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ ट्रीटी के थ्रू भी आपकी किसी भी ट्रीटी की टर्मिनेशन हो सकती है। तो आर्टिकल 54 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द वियना कन्वेंशन कहता है कि द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटी और द विड्रॉल ऑफ अ पार्टी मे टेक प्लेस इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। अब जो ट्रीटी दो स्टेट्स के दरमियान की गई है, अगर उसकी एक्सप्रेस प्रोविजंस के अंदर कोई प्रोसीजर लिखा गया है कि इस प्रोसीजर के तहत ये ट्रीटी टर्मिनेट की जा सकती है, तो आर्टिकल 54 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये कहता है कि उन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी जो कि दो स्टेट्स ने या ज़्यादा स्टेट्स ने आपस में की है, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ट्रीटी टर्मिनेट की जा सकती है। अगर हम उसके बाद दूसरी बात करें इसी का आर्टिकल का जो सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी है, वो ये कहता है कि दूसरा जो प्रोसीजर वो ये बताता है कि बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कोई भी ट्रीटी टर्मिनेट की जा सकती है। अगर बायलैटरल ट्रीटी है तो दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ, अगर मल्टीलेटरल ट्रीटी है तो सब जितने भी पार्टीज हैं उनकी कंसेंट के साथ ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब इम्प्लाइड राइट की बात आती है कि डिनाउंसिएशन और विड्रॉल का इम्प्लाइड राइट भी देता है। आर्टिकल 56 वियना कन्वेंशन प्रोवाइड करता है कि अ ट्रीटी विच कंटेन्स नो प्रोविजन रिगार्डिंग इट्स टर्मिनेशन। अब पहले तो हमने बात कर ली कि अगर तो एक्सप्रेस प्रोविजंस उसके अंदर दी गई हैं कि उसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टर्मिनेशन होती है या कॉन्सेंट के साथ हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टीज अगर इंटेंड टू एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिनाउंसिएशन और विड्रॉल, अगर
इसके अलावा भी टर्मिनेशन हो सकती है अगर इम्प्लाइड वे के अंदर उस ट्रीटी से ये इम्प्लाइड किया जा रहा है, उससे ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं या पार्टीज इंटेंड करती हैं कि पॉसिबिलिटी है डिनाउंसिएशन और विड्रॉल की। इसके अलावा उस ट्रीटी के नेचर से भी ये पता चल रहा है कि इस ट्रीटी के अंदर पार्टीज के पास राइट ऑफ डिनाउंसिएशन या विड्रॉल है। तो उस केस के अंदर पार्टीज को 12 महीने का नोटिस देने के बाद विड्रॉ करने का राइट है कि वो उसको इम्प्लाइड राइट ऑफ डिनाउंसिएशन और विड्रॉल कहते हैं। तो ये हमारी टर्मिनेशन का जो ऑफ द ट्रीटी का जो तीसरा मेथड था। इसके बाद मटेरियल ब्रीच की बात आती है। आर्टिकल 60 ये कहता है कि जब भी मटेरियल ब्रीच आता है तो उसके रिजल्ट में ट्रीटी की टर्मिनेशन की जा सकती है। अब आर्टिकल 60 क्लॉज 3 ऑफ द वियना कन्वेंशन उस मटेरियल ब्रीच को डिफाइन करता है। तो वो क्या होगा कि सबसे पहले कि रिपुडिएशन ऑफ द ट्रीटी नॉट सैंक्शनड बाय द प्रेजेंट कन्वेंशन, कोई ऐसी प्रोसीजर से रिपुडिएट किया जाता है जो कि प्रेजेंट कन्वेंशन अलाउ नहीं करता तो उसे मटेरियल ब्रीच कहते हैं। यहाँ के प्रोविजन एसेंशियल टू द अकम्पलिशमेंट, अब ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द ट्रीटी लाजिम है। तो अगर कोई ऐसी वायलेशन होती है जो कि ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द ट्रीटी को वायलेट कर रही है तो वो आपके मटेरियल ब्रीच के एम्बिट के अंदर आएगा और मटेरियल ब्रीच के केस के अंदर आपकी ट्रीटी टर्मिनेट की जा सकती है। तो उसके बाद आपकी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस की बात आती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, इसी तरह इधर भी आपका जो 61 का क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि पार्टी इस ग्राउंड को इन्वोक कर सकती है इन केस अगर वो इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म जो है वो ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल जो आपकी रीजन है उसकी वजह से आए। लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस अगर किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन ना करने से या किसी एक पार्टी के एक्ट की वजह से या पार्टी की मिस्टेक की वजह से हुआ है तो उस केस के अंदर जो टर्मिनेशन का ये ग्राउंड है वो नहीं इन्वोक किया जा सकता। दैट मीन्स कि ये जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अगर नेचुरल रीजंस की वजह से हुई है तो ही टर्मिनेशन का जो ये ग्राउंड है वो इन्वोक किया जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल चेंज की बात करें, आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर फंडामेंटल चेंज आ जाए, अब फंडामेंटल चेंज के लिए दो ग्राउंड्स हैं। पहला कि वो चेंज इस तरह का हो कि जो वो सर्कमस्टांसेस वो चेंज कर दे जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे एसेंशियल बेसिस ऑफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कि जब पार्टीज ने कॉन्सेंट दिया था वो वाले सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। या फिर इस तरह का वो चेंज आता है कि वो जो एक्सटेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज है उसको चेंज कर देता है। तो ये फंडामेंटल चेंज के एम्बिट के अंदर आएगा और ये भी टर्मिनेशन का एक ग्राउंड है। उसके बाद अगर कोई जो स्कॉजन्स यानी कि कोई प्रिएम्पटरी नॉर्म या फिर इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ जो है वो नया इमर्ज हो जाता है तो आर्टिकल 64 कहता है कि any existing treaty which is in conflict with that particular norm becomes void and terminates। तो ये हमारा जो अगला ग्राउंड था कि जब भी कोई नया जो स्कॉजन्स डेवलप होगा तो उस केस में जो ट्रीटी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब ब्रेक ऑफ वॉर के ऊपर तो एज सच कोई क्लियर प्रोविजन नहीं दी इस वियना कन्वेंशन ने, लेकिन आर्टिकल 73 ये कहता है कि प्रोविजंस ऑफ द प्रेजेंट कन्वेंशन शैल नॉट प्रिजज एनी question that may arise in regard to a treaty from the outbreak of hostilities। That means कि इस पार्टिकुलर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो टर्मिनेट करती है उस केस में जब स्टेट्स के दरमियान हॉस्टिलिटीज आ जाती हैं। लेकिन जनरल रूल यही है कि जो जनरल फॉलो किया जाता है, जो कस्टमरी लॉ है वो यही है कि जब दो स्टेट्स के दरमियान आपस में आपकी ब्रेक ऑफ वॉर होती है तो उस केस में जो ट्रीटीज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ट्रीटीज जो हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं अनलेस अनटिल कोई एक्सप्रेस प्रोविजंस लिखी हों उस ट्रीटीज के अंदर के जी हॉस्टिलिटीज आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज के केस के अंदर या फिर आउटब्रेक ऑफ द वॉर के अंदर हमारी जो ट्रीटीज हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अब कुछ ऐसी ट्रीटीज हैं जो कन्वेंशंस हैं जो ये सिर्फ बायलैटरल ट्रीटीज की बात है जो हो सकती हैं। अब मल्टीलेटरल ट्रीटीज जो हैं वो तो टर्मिनेट नहीं हो सकती अगर दो पार्टीज जो हैं आपस में 10 या 15 या 50 आप स्टेट्स हैं वो पार्टी टू द ट्रीटी हैं तो उसमें से अगर दो आपस में लड़ रही हैं तो उससे पूरी की पूरी जो ट्रीटी है वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगी। इसी तरह कुछ ऐसे लॉज हैं जो, लेकिन वो एक अलग डिबेट है कि वो लॉ चूंकि जुस कॉजन्स का उन्होंने एक
स्टेटस अचीव कर लिया तो वो एक अलग डिबेट है जो कि हम अगले लेक्चर्स में लेंगे। तो बेसिकली जो ब्रेक ऑफ वॉर के अकॉर्डिंग वियना कन्वेंशन कहती है वो आर्टिकल 73 के अंदर कहता है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो को हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि यही वो 8 प्रोसीजर्स हैं। इन 8 प्रोसीजर्स के थ्रू या 8 मीन्स हैं जिनको ग्राउंड्स बनाकर ट्रीटीज को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है और यही वो ग्राउंड है जो कि 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज ने रिकग्नाइज किए हैं। थैंक यू वेरी मच।